हेलो दोस्तों, मैं देव जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आपको वैलेंसी संयोजकता क्या होता है और अणु परमाणु यौगिक मैंने पिछले वीडियोस में करा दिया है। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जरूर से जरूर जाकर देखें, क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियोस को पहले आप देखेंगे, इसके बाद मेरे ये वाले वीडियो को देखेंगे। जब आप सेकेंड पार्ट को दोनों को जब देख लेंगे तो आपका जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप किसी भी टॉपिक को करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे संयोजकता। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कराया था संयोजकता किसे कहा जाता है। तो कहा था कि कोई भी एटम जो होता है, कोई भी परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, जैसे क्लोरीन है, एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है परमाणु क्रमांक 17 होता है। परमाणु क्रमांक 17 अगर इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 2, 8 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2, 8 और कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इसको देखें तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर क्लोरीन के पास एक और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाए तो वह अपने अष्टक को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। इसीलिए इसकी संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, 1। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ही कहा है कि कोई भी परमाणु, कोई भी एटम अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉनों का दान करता है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। दूसरा डेफिनेशन मैंने कराया था कि कोई भी परमाणु जो होता है, अगर कोई परमाणु, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। और यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 8 से घटाते हैं और 8 से घटाने पर जो संख्या बचेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाती है। आज हम लोग सीखेंगे इसकी संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आज हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और समीकरण को बनाया कैसे जाता है, कोई समीकरण कैसे बनता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मान लीजिए एकदम सिंपल से एग्जांपल है। ए सोडियम परमाणु है और यह जो सोडियम परमाणु है अगर एक क्लोरीन परमाणु से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो हम लोग का क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है। अब चलिए देखिए, ए पोटेशियम परमाणु जो होता है, अगर ए क्लोरीन परमाणु से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बन जाता है, KCl बन जाता है। अगर यही Mg जो है, Mg परमाणु, मैग्नीशियम परमाणु, यदि क्लोरीन परमाणु से क्रिया कर क्या यह MgCl बनाएगा, क्या यह MgCl बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, इसके रीजन होते हैं। आप अगर देखेंगे, अब मैं इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर NaCl भी बन गया, यहाँ पर KCl भी बना, लेकिन यहाँ पर MgCl नहीं होता। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। लेकिन MgCl2 कैसे बनेगा उसको मैं बताने जा रहा हूं। आप सीखेंगे किसी को भी कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि अगर मैग्नीशियम को समझेंगे, ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे तो आपका 2, 8 और कितना हो जाएगा, 2। मतलब मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2। क्लोरीन का करेंगे तो कितना आता है, क्लोरीन की संयोजकता 17 है, तो 2, 8, 7। मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1। क्योंकि क्लोरीन को
अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्लोरीन को, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसको करेंगे क्रॉस, तो Mg अकेले रहेगा और Cl कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो Mg और इधर कितना हो गया? Cl 2, इसलिए हम लोग का यहाँ पर क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। MgCl कभी भी नहीं बन सकता है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं KCl को, तो एक K और प्लस क्या हो जाएगा? Cl, हम लोग का क्या बन जाता है? KCl। कैसे बना? मान लीजिए ये पोटेशियम है, पोटेशियम जो है ना, इस पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे हो जाएगा? 2 8 8 और 1 हो जाएगा। कैसे टूट गया? 2 8 8 1। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं कि ये 2 8 18 32 चलता है ना? इसका नियम तो है कि 2 8 18 32 चलेगा, लेकिन ये 2 8 8 कैसे आ गया? या कभी कभी कोई सोचते होंगे 2 8 8 के बाद 18 आता है, 2 8 के बाद कभी 18 आ जाता है, ऐसा कभी क्यों नहीं होता? या 2 8 18 8 कैसे आ जाता है? तो आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा 2 8 18 32 के फॉर्म में ही चलता है। लेकिन कैसे ऐसे हो जाता है? देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉर्म में होगा? 2 8 18 32 इस फॉर्म में होगा हमेशा। लेकिन यहाँ पर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19 है, 19 है। अब यहाँ पर 2 8, अब हम लोग प्रयास करेंगे कि 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। अब कितना है? इसे बच कितना रहा है? तो 10 9 बच रहा है। तो 9 क्या 18 को कवर कर पा रहा है? क्या नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसको कवर करेगा? 8 को कवर करेगा। अगर वो 18 में पहुंच जाएगा ना, तो हमेशा वो 18 में ही टूटेगा, और अगर उसमें नहीं पहुंच पाएगा तो किस में टूटेगा? 8 में टूटेगा। हमेशा याद रखिए। इसीलिए 2 8 18, 18 के बाद अगर 32 नहीं पाता, अगर 7 पा रहा है, 9 पा रहा है, तो 8 के फॉर्म में टूट जाएगा, और अगर 19 पा रहा है तो 18 के फॉर्म में टूट जाएगा। कैसे होगा बता रहा हूं। पोटेशियम को देखें एक बार कि पोटेशियम 19 था, तो 2 8। अब हम लोग एफर्ट कर रहे थे कि वो किस में टूट जाए? 18 में जाए, लेकिन 18 हम लोग पहुंच नहीं पाए, तो क्या लिखते? 2 8 8 और कितना टूट गया? 1 में टूट गया। अब इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और मैंने बताया है कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। और यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे 8 से घटाइए, और 8 से घटाने पर जो संख्या बचेगी वही उसकी क्या कहलाएगी? संयोजकता। तो क्लोरीन का हम लोग देखते हैं, तो क्लोरीन में कितना आता है? 2 8 7। इसको 8 से घटाएंगे तो 8 - 7 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 1। मतलब क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसको करा लीजिए क्रॉस, तो कितना आ जाएगा? हम लोग का KCl बन जाएगा। इसी प्रकार Na में भी, Na के बाहर में कितना होता है? 1 संयोजकता, प्लस Cl की भी संयोजकता कितनी होती है? 1। इसीलिए हम लोग का बनता है NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। बनता है कि बनता है? हमेशा इसको भी, अब इतना तो हो गया। आप यह भी याद रखेंगे कि एक प्लस दूसरे माइनस से ही हमेशा रिएक्शन करता है। कभी प्लस प्लस का रिएक्शन नहीं होगा, कभी माइनस माइनस का रिएक्शन नहीं होगा। हमेशा किसके साथ रिएक्शन होगा? प्लस का माइनस के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है। अब प्लस माइनस कौन कहलाते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। देखो, इतना समझ गए? इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूं। देखिए, आप कैसे जानेंगे कि किसी परमाणु के ऊपर कितना प्लस आएगा और कितना माइनस आएगा? तो जैसे कि मैं लिख दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो 2 8 और कितना आ गया? 2। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया? 2 8 2 हो गया। अब इस मैग्नीशियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इस मैग्नीशियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर किसी परमाणु के बाहर में ना 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह उसका त्याग कर देगा। ठीक है। यदि किसी परमाणु के बाहर में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह परमाणु
अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग कर देगा। तो इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग कर देगा। और जैसे कोई अगर त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वह अपने ऊपर उतना ही प्लस बनाएगा, और जो परमाणु, जो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह अपने ऊपर उतना ही माइनस आयन बनाएगा। जैसे कि यह कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो मैग्नीशियम जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए Mg2+ हमेशा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, हमेशा Mg2+ लिखा जाता है। जैसे कि क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेता है, अपने अष्टक को क्या करता है, पूरा करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाता है, माइनस चार्ज लग जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे, जो जितना इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज लगता है, और जो जितना इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसके ऊपर उतने ही माइनस चार्ज लगते हैं। लेकिन आप याद रखें कि कोई कितना भी नहीं दे सकता, हमेशा कितने का त्याग कर सकते हैं, 3। अगर किसी के बाहर में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वह हमेशा त्याग करने की क्षमता रखता है। और यदि किसी परमाणु के बाहर में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वह हमेशा ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वह कोशिश करेगा कि मैं उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, ग्रहण कर लूं। और यदि किसी परमाणु के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो न तो वो त्याग करेगा और न ही वो ग्रहण करेगा, वह हमेशा क्या कर सकते हैं, वो साझा करेगा। क्या करेगा, साझा करेगा। तो जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वह न तो त्याग करेगा न ही ग्रहण करेगा, वह सिर्फ क्या करेगा, साझा करेगा। और साझा करके एक बंध बनाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो याद रखेंगे कि जो परमाणु, जो एटम जितना इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, मैक्सिमम 3, तो जितने इलेक्ट्रॉन चाहे 1 2 या 3, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो अपने ऊपर में +3 आयन बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो +2 आयन बनाएगा। और कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु अगर 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो -1 आयन बनाएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो 2- आयन बनाएगा। ओके, इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग का ये देख लिए थे। अब अगर देखें उसी प्रकार, तो अगर मान लो कि एल्यूमिनियम है और HCl है, क्या बन जाएगा, AlCl बनेगा। AlCl नहीं बनेगा, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कर लो, एल्यूमिनियम 13 है तो 2 8 3, इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। क्लोरीन जो है, क्लोरीन को करोगे तो क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 7, 2 8 7 हो गया ना। अब इसको क्या करिए, मैं 8 में से घटाने वाला हूं तो 8 - 7 = कितना हो जाएगा, 1। मतलब क्लोरीन की संयोजकता, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 होगी। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, Al अकेले रहेगा और Cl कितना हो जाएगा, 3। हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या बन जाएगा, AlCl3। क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं है ये समीकरण संतुलित। अब अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। समीकरण का नियम होता है कि यह दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। तो Al इधर भी है 1, इधर भी Al 1 है, इधर Cl कितना है, 3 है, इधर Cl कितना 1 है। तो यहाँ पर कभी ऐसे नहीं कराएंगे, आप क्या कराएंगे, यहाँ पर सामने में यहाँ से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3Cl। अब देखो ये क्या है, संतुलित है। तो हम लोग समीकरण को भी संतुलित करना सीख गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक क्लियर हो गया हम लोग का। देखो अब हम लोग देखेंगे कि कोई मान लीजिए परमाणु है आपका, मान लीजिए मैं बोल दिया कि ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु, इस ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। हमेशा याद रखें, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हाइड्रोजन 1
हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, ठीक है, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, ऑर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम कितना हो जाएगा 20। उसको मैंने पिछली वीडियो में लिखाया है, ठीक है, उसको देखेंगे। इतना याद रखेंगे। मान लीजिए ये ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, मतलब इसमें एक परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक बराबर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। हमेशा याद रखेंगे कि जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो अगर मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8। ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या भी होती है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक भी होता है 8। न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही सब पूछा जाएगा। आप अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास माइनस क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब देखो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को आप अगर घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। और द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या, तो जो जो नाभिक में होगा उन दोनों को जोड़ देंगे। नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं, तो याद रखिए नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है, आपका द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि द्रव्यमान संख्या जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों संख्याओं को यदि जोड़ देंगे तो आपको किसको प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। चलिए एक तत्व का निकाल के हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम लोग देखते हैं, चलिए आपका बेरिलियम बोरान कार्बन का देखते हैं। ठीक है, कार्बन का 6। तो सबसे पहले हम लोग इसका परमाणु क्रमांक जानेंगे। परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना हो गया 6। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। न्यूट्रॉनों की संख्या तो आप याद रखेंगे परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार लगभग 1 से लेकर 20 तक 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक परमाणु भार लगभग 2 गुना होगा, याद रखेंगे। लगभग क्लोरीन का 35.5 होता है, जबकि 17 दूनी 34, 35 लगभग याद रखेंगे। मान लीजिए इसका परमाणु भार 12 है। अब निकाल है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक मास कितना है हम लोग का 12 माइनस परमाणु क्रमांक कितना है 6। तो 12 में से 6 घटे कितना बच जाएगा हम लोग का 6। इसीलिए न्यूट्रॉनों की संख्या, कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 6 होगी। अगर मैं बोलूंगा द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो द्रव्यमान संख्या निकालेंगे, एटॉमिक मास को निकालना है। अगर हम लोग निकालेंगे द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलो यहाँ पर
प्रोटॉनों की संख्या कितना आया है 6 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हम लोग का है 6, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। अच्छे से देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक सीखे हैं। परमाणु भार कितना है कार्बन का 12 है, माइनस और परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए, द्रव्यमान संख्या निकालना है तो हम लोग क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के लिए प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें 6 है, क्योंकि मैं बोला हूं कि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और उतना ही क्या होगी प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी कितना हो गया 6 प्लस है, तो प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है। 6 आया तो 6 और 6 जोड़ दिए कितना हो गया हम लोग का 12। इसी प्रकार किसी भी तत्व क्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक कितना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे और उसका मास कितना होगा, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, इन सभी चीजों को भी हम लोग अच्छे से जान लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। इतना हो गया, मिटा देना इसको। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और आयनिक बॉन्ड क्या है, इसको थोड़े अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है, इसको देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखेंगे कि जो परमाणु होते हैं ना, परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, परमाणु जो होते हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, सहभाजन करते हैं, शेयरिंग करते हैं। सेम नंबर में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सेम नंबर में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करते हैं। ये एटम या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये परमाणु या तो समान होते हैं या तो भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तब इनके द्वारा बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। और जो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सहसंयोजक कंपाउंड या सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका H हो गया और प्लस Cl हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब H के बाध्यम कोष में बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 होगा। क्लोरीन को कर लो तो क्लोरीन का 17 होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब क्लोरीन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो अपना यह 2 तक पूरा कर लेगा, क्योंकि 8 तो पूरा कर नहीं सकता, तो कितना पूरा करने की कोशिश करेगा, 2। अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्लोरीन भी अपना अष्टक को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। क्या करेंगे, आप साझा करेंगे। तो क्लोरीन को जरूरत है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को जरूरत है तो वो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, क्लोरीन से। और दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। और साझा करते हैं तो साझा करने से बन जाता है HCl। और इसी के बीच में जो इस साझा करने से जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सहसंयोजक बंध। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। तो सहसंयोजक बंध आपको क्लियर हुआ। कैसे बोलेंगे कि परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, सहभाजन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का ये क्या करती है, सहभाजन। ये परमाणु या तो समान होते हैं या तो भिन्न भिन्न होते हैं। तब इनके द्वारा बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। और बनने वाला जो यौगिक है, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। ठीक है, जैसे समान कैसे होते हैं, जैसे क्लोरीन प्लस क्लोरीन, इस क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7।
अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ए लोग क्या करेंगे, यहाँ से शेयरिंग करेंगे और बना देगा अब Cl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा हम लोग का Cl2, या तो ऐसा बन जाएगा Cl बन जाएगा। कौन सा बंध है, स्वसंयोजक बंध है। ठीक, इतना ओके हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे आयनिक बंध। आयनिक बंध देखेंगे अब। इसमें क्या होगा, देखो जैसे कि आयनिक बंध में कि इसमें आयन का जो होगा स्थानांतरण होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उसमें शेयरिंग होता था, और आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे क्या कहा जाता है, आयनिक बंध। यहाँ पर किसी दोनों का शेयर नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, स्थानांतरण होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होगा, Na है प्लस Cl है। इस Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है अष्टक के बाद, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब है 2 8 1, और इसके बाद कितना है 2 8 और कितना हो जाएगा 7। अब बताइए अगर ये जो सोडियम है, सोडियम परमाणु है, उस सोडियम परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इसको शेयर करने की कोई जरूरत है क्या, क्योंकि इसका अष्टक तो ऑलरेडी पूरा है, और इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सिर्फ, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अपने क्या करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा, लेगा नहीं। अगर दोनों लेना देना करेंगे तो वह सहसंयोजक बंध है। और अगर आयनिक बंध में, आयनिक जो बॉन्ड होता है, इस आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से देखो अब ये चला गया इसके पास, तो अब यहां से खत्म हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे क्या कहा जाता है, आयनिक बंध कहा जाता है। इस प्रकार सहसंयोजक बंध देख लिए, आयनिक बंध भी हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। ठीक है, इतना आप कंप्लीट करके रखेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब टॉपिक से संबंधित वीडियो आएंगे और इस प्रकार हम लोग केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए बेहद ये उपयोगी वीडियो साबित होगा। ठीक है, इतना तैयार करके रखेंगे। ओके, धन्यवाद।